हेलो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोषण क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, कौन सा पोषण पौधों में पाया जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया इसलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। और जिस प्रक्रम के द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण एक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं और उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, और वे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं करते हैं। यहाँ प्रकाश का तात्पर्य है सूर्य का प्रकाश, और संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण करना, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी कि किसी चीज़ का संश्लेषण करना, निर्माण करना। लेकिन यहाँ पर फोटो शब्द जो है वो फोटान शब्द से लिया गया है। हम जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। इसलिए उसको जो रेडिएंट एनर्जी जो उसकी होती है सूर्य के प्रकाश की, वह पैकेट्स के रूप में चलती है, और उसी ऊर्जा के बंडलों को फोटान कहा जाता है। और यह फोटो शब्द उसी फोटान शब्द से लिया गया है। तो इसलिए फोटो का अर्थ हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, यानी फोटो का मतलब होगा ऊर्जा। सिंथेसिस का मतलब होता निर्माण करना, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करना या भोजन का निर्माण करना। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब होगा ऊर्जा का निर्माण या भोजन का निर्माण। पौधे, हम जानते हैं कि पौधों का रंग जो होता है वह हरा होता है, और उसमें वह क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? यह प्रकाश का अवशोषण करने का काम करती है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हुए पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड व जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हम इस प्रक्रिया को एक रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। जो रिएक्शन है 6CO2 + 6H2O प्लस लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगा या किसमें? C6H12O6 + 6O2 में। 6CO2 CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O क्या है? जल है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का रिएक्शन कैसे हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और यह प्रक्रिया कहाँ हो रही है? किसकी उपस्थिति में हो रही है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रही है। और कहाँ घटित हो रही है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में, जो कि कोशिकांग है, जो कि पौधों में पाया जाता है। और इसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, और O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। फिगर में हम इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन सी प्रक्रिया किस प्रकार घटित हो रही है।
अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा की। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि भोजन का निर्माण पौधे किसके द्वारा करते हैं, जल के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो बस कुछ नहीं, उसी रिएक्शन को हमको लिख देने की ज़रूरत है कि पौधे प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों CO2 तथा H2O। CO2 और H2O क्या है? सरल पदार्थ है और यह क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों CO2 तथा H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यही आप लोगों की प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। पादपों में भोजन का निर्माण हरी पत्तियों में होता है। पादपों द्वारा भोजन के निर्माण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति वायु से हो जाती है। हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों को, उन रंध्रों को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। और इसी स्टोमेटा के माध्यम से, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करती है। पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पादप की जड़ें जल का अवशोषण कर जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। हम जानते हैं, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जैसा कि पदार्थों के पास हाथ पैर तो होता नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ही गति कर ले, तो जीवों में एक ऊतक पाया जाता है जो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। पौधों में वह ऊतक जो होता है जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है? वह जड़ से जो जल पौधे लेते हैं उसको पौधे के तनों तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और फ्लोएम जो होता है, जो भोज्य पदार्थ पत्तियों में बने होते हैं, उनको वहां से ले आकर के पौधों के बाकी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। सूर्य का प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पाद है जो कि वायु में मिल जाता है। पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन सरल शर्करा के रूप में होता है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। यह ग्लूकोज पादप के अन्य भागों में भेज दिया जाता है, लेकिन जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज के रूप में ही पत्तियों में नहीं पड़ा रहता है, बल्कि वह स्टार्च में उसका कन्वर्जन हो जाता है और वह स्टार्च के रूप में ही उसमें पौधों की पत्तियों में संचयित होता है। जैसा कि जीवों में हम जानते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो जाता है, यकृत में, और उसी रूप में वह उसमें संचयित रहता है। तो पौधों में यह स्टार्च के रूप में संचयित रहता है। ग्लूकोज और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट समूह से संबंधित है, अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि पादप सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अब हम यह जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चरण कौन कौन से, मतलब यह कितने चरणों में घटित होती है। तो यह 3 चरणों में घटित होती है। पहला है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है, जो उनमें एक पौधों में पिगमेंट पाया जाता है हरित लवक में, तो क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। सूर्य का प्रकाश और हमारा अगला स्टेप है, हमारा अगला चरण है, सूर्य का प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है और जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी कि जल का अपघटन किस में होता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में। इसके बाद हमारा तीसरा चरण है। तीसरे चरण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो 4 दशाएं हमने रिएक्शन में देखा कि 4 चीजें जो मेन इंपॉर्टेंट थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए, वो थी सूर्य की रोशनी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूर्य की रोशनी मेन काम, जो मतलब एनर्जी देने का काम, हमने क्या जाना कि पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। भोजन का निर्माण करते क्यों हैं? एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और वह एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है? तो वह एनर्जी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अगला है
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करना, प्रकाश का अवशोषण करना। अब हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, तो उसमें हमने देखा है प्रकाश या तो आता है कहीं से टकरा करके वापस लौट जाता है, या तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, यानी वह कहीं भी रुकने का काम नहीं करता है। तो प्रकाश को रोकने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल ही प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसको पत्तियों में रोकता है, सूर्य के प्रकाश को रोकता है। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मुख्य काम क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण करना, यानी हमने जाना कि जल का अपघटन होता है और उससे जो हाइड्रोजन मिलता है वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यही मेन काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में यह चारों दशाएं अत्यंत आवश्यक होती हैं, जिनमें से एसेसरीज यानी कि महत्वपूर्ण जो भाग होता है सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल है, लेकिन जो इसका मेन जिस पदार्थ जो होते हैं, जो पदार्थ का काम करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जल क्या होता है, अगर हम वीकनेस फील करते हैं तो जल लेते हैं, लेकिन अगर उसी में ग्लूकोज थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं तो हमारी वीकनेस पूरी तरह से दूर हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति वायु से करते हैं। हरी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और इसी स्टोमेटा के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पादपों की पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक स्टोमेटा के चारों तरफ से रक्षक कोशिकाओं के एक ऐसे जोड़े से घिरी होती है जो कि स्टोमेटा के छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। जो स्टोमेटा होता है वह अपने दोनों तरफ से एक सेल से घिरा होता है, जिसको हम रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। और ये कोशिकाएं सेम के बीज की आकार की होती हैं। जब रंध्र के खुलने की आवश्यकता होती है, यानी कि जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और पौधे चाहते हैं कि हमारा रंध्र खुला रहे, तो वो जल क्या होता है उन गार्ड सेल में भर जाती हैं, रक्षक कोशिकाओं में भर जाती हैं, जिससे उनमें फैलाव होता है। और हमने बताया कि यह सेम के बीज के आकार का होता है, तो बाहर वाला जो पार्ट होता है वह बाहर की तरफ उभर जाता है और अंदर वाला पार्ट जो होता है वह अंदर की तरफ दब जाता है, और इस प्रकार से स्टोमेटा यानी कि छिद्र खुल जाते हैं। और जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो छिद्र बंद हो जाते हैं। तो वह स्टोमेटा के छिद्र बंद कर देता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के छिद्रों द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह पादपों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा के छिद्रों द्वारा होता है। पादप के तने में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। चौड़ी पत्तियों में स्टोमेटा केवल पत्ती की निचली सतह पर ही पाए जाते हैं, लेकिन संकीर्ण पत्तियों में स्टोमेटा पत्ती के दोनों तरफ समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि संकीर्ण पत्तियों में स्पेस कम होता है, इसलिए उनमें स्टोमेटा ऊपर और नीचे दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। जैसा कि फिगर में हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब पौधों को जल की आवश्यकता होती है तो पौधे बाहर की तरफ, मतलब पौधों की जो रक्षक कोशिकाओं की दीवारें होती हैं वह बाहर की तरफ उभर जाती हैं, जल का अवशोषण करके वो फूल जाती हैं। और जब उन्हें जल की आवश्यकता नहीं, जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो जल उन रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है और वो रक्षक कोशिकाओं की दीवारें पिचक जाती हैं और इस प्रकार से रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पौधे रंध्र के खोलने का और बंद करने का वर्क करते हैं। यह डिपेंड करता है कि पौधों को कब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, कब नहीं है।
अब हम आगे बात करते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल कैसे प्राप्त करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए जल मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पादप की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किया जाता है। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि पौधों में जो संवहन ऊतक होता है वह जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, वह जड़ों से पौधों द्वारा जो जल लिया गया रहता है उसको पौधों के विभिन्न भागों यानी कि उसके तने तक, उसके पत्तियों तक, उसके विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है, जिसका उपयोग पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। पादप के लिए जरूरी जो अन्य तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, लौह हुआ, मैग्नीशियम हुआ आदि की पूर्ति भी मिट्टी द्वारा ही की जाती है। यानी कि जल के साथ साथ पौधे ये बाकी चीज़ें भी यानी कि फास्फोरस, लौह, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन आदि चीज़ें भी कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह पौधों में कहाँ घटित होती है। तो यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में घटित होती है, यानी कि हरित लवक में घटित होती है। हरे पादपों में वह कोशिकांग जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कहलाता है? वही क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की ऊपरी एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है। तो जो मेन प्रकाश संश्लेषण का जो मेन स्थल होता है वह क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि हरित लवक। अगर हरित लवक कोशिकांग जिनमें नहीं पाया जाता है जैसे कि जीवों में, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। आगे हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण से जुड़े कुछ आवश्यक तथ्यों की, यानी कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि प्रकाश संश्लेषण में होते हैं। पहला है कार्बन स्वांगीकरण। कार्बन स्वांगीकरण का मतलब होता है कि कार्बन अकार्बनिक कार्बन का कन्वर्जन कार्बनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होना, यही क्या कहलाता है? कार्बन का स्वांगीकरण कहलाता है। हमने रिएक्शन में देखा था कि सरल अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किस में होता है? ग्लूकोज में हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें कार्बन का स्वांगीकरण होता है। यह हमारा पहला फैक्ट हुआ। दूसरा है विकिरण ऊर्जा का कन्वर्जन किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। यानी हमने जाना कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल जब अवशोषित करता है तब उसका कन्वर्जन, जब उसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो वो ग्लूकोज क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। तो इसमें विकिरण ऊर्जा का कन्वर्जन किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। हमारा अगला फैक्ट है O2 की प्राप्ति कहाँ से होती है। हमने रिएक्शन में देखा था कि ग्लूकोज का निर्माण और किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होता है। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लेकिन जो हमारा उप उत्पाद होता है वह कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इस हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि वह हमको ऑक्सीजन जो मिलता है वह किसके द्वारा मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा मिलता है या जल के द्वारा मिलता है? तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, जल का अपघटन होता है और अपघटन के द्वारा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो जो यह हमारा ऑक्सीजन होता है यह हमको जल से मिलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। हमारा अगला फैक्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकृति। नेचर क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का? तो यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो यह क्या हुआ? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। और क्योंकि यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, और क्लोरोफिल क्या होता है? जीवों में पाया जाता है। तो इस कहने का मतलब यहाँ पर हमारा यही हुआ कि यह क्या हुआ? तब जैव रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि क्लोरोफिल केवल जीवों में ही पाया जाता है। अगला है यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रिया होती है यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो इसमें हमने देखा कि प्रकाश का अवशोषण होता है, यानी सूर्य के प्रकाश
का अवशोषण किया जाता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वही होती है जिसमें कि ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। अगला है यह अपघटन अभिक्रिया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह एक अपघटन अभिक्रिया है। हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, अपघटन होता है। किसमें? हाइड्रोजन। इसमें जल का क्या होता है, अपघटन होता है। किसमें होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसलिए यह कंफर्म होता है, हम यह क्लियरली कह सकते हैं कि यह एक अपघटन अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चंस, ये फैक्ट्स जो होते हैं एक नंबर के में पूछा जा सकता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नेचर के बारे में पूछा जाता है और तीनों ऑप्शन में है जैव रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, तो ये तीनों ही क्या हैं, उसके प्रकाश संश्लेषण के नेचर हैं, फोटोसिंथेसिस के नेचर हैं। थैंक यू।